लगे, तब समझिए कि अर्थव्यवस्था को लेकर बात करने के लिए खास नहीं है। आप जितना ज्यादा औरंगजेब का हिसाब करेंगे, उतना ही ज्यादा अर्थव्यवस्था का हिसाब करने की क्षमता खोते जाएंगे। आखिर क्यों महाराष्ट्र औरंगजेब की बहस में उलझाया जा रहा है? देश का एक औद्योगिक राज्य आर्थिक तरक्की की बात क्यों नहीं कर रहा है? या यह समझा जाए कि उसकी आर्थिक हालत खराब हो रही है, इसलिए औरंगजेब की बात हो रही है? जब आप सुबह सुबह अखबार में इस तरह के बयान पढ़ते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था ऑटो पायलट पर है और 2030 तक इसकी जीडीपी 6.5% से 7% के बीच चलती रहेगी, तो समझ में आ जाता है कि अर्थशास्त्री भी आईटी सेल की तरफ बात करने लग गए हैं। आज सुबह कई अखबारों में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का बयान छपा है। सलाहकार जी का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब ऑटो पायलट मोड पर दौड़ने लगी है, यानी 2030 तक 6.5 से लेकर 7% की दर से इसकी जीडीपी बढ़ती रहेगी, बिना रिफॉर्म के भी। जिस तरह चीन 1979 से लेकर 2008 तक लगातार बढ़ता रहा, उसी तरह भारत की अर्थव्यवस्था अब 10-15 साल तक बढ़ती रहेगी, क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन लखनऊ में भारतीय उद्योग महासंघ CII के कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्हें पता होगा या एहसास हो रहा होगा कि जो कह रहे हैं किसी को दंभ लग सकता है, इसलिए वहां पर यह भी कहा कि वे मिडिल क्लास पृष्ठभूमि से आते हैं। कई बार यह प्रवृत्ति होती है कि जो मिल रहा है उसके बारे में बात कम करो, मत कहो कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर नाराज हो सकता है। जो मिल रहा है उसके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, लेकिन कभी कभार जनता को भी जानना चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था केवल अच्छा ही नहीं कर रही है, बल्कि ऐतिहासिक स्तर से भी अच्छा कर रही है। कैसे कहानी बनाई जा रही है? क्या कोई अर्थव्यवस्था किसी भी दर पर ऑटो पायलट मोड में जा सकती है? कि कुछ भी होता रहे दुनिया में, मंदी आती रहे या महंगाई बढ़ती रहे या कच्चे तेल के दाम बढ़ते रहें, भारत की अर्थव्यवस्था की इतनी तरक्की तो होती रहेगी। और नहीं हुई तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? किससे आप सवाल पूछेंगे? फरवरी 2023 में सांख्यिकी मंत्रालय का आंकड़ा आता है कि 2021-22 में जीडीपी की अनुमानित दर 9.1% रही और 2022-23 की अनुमानित जीडीपी 7% रहेगी। 9% के अनुमान से 7% पर आ गई है। तो आपने मुख्य आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन का दावा देख लिया, और अब आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य का दावा सुनिए। संजीव सान्याल ने दिसंबर 2022 में G20 से जुड़े एक कार्यक्रम में कहा कि हाल के विश्व में आर्थिक संकट के बावजूद भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छा रहा है, मगर इसे और बेहतर करने की गुंजाइश है। उन्होंने कहा कि हम कई साल तक, ध्यान से सुने, हम कई साल तक 9% की विकास दर हासिल कर सकते हैं। तो आपने देखा कि मुख्य आर्थिक सलाहकार और आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के दावों में 6 महीने में ही 2% की कमी आ जाती है। यह हाल है इस देश के सरकारी अर्थशास्त्रियों का। थोड़ा इन्हें भी देख लीजिए। ये RBI के डिप्टी गवर्नर हैं। इन्होंने तो 11% तक का ख्वाब दिखा दिया था। अगस्त 2022 में इनका बयान है कि अगले दशक में 11% की विकास दर भारत को 2031 तक दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना सकती है। भाई, आपस में तय कर लो, जनता को 11% के नाम पर मूर्ख बनाना है या 7% के नाम पर या 9% के नाम पर मूर्ख बनाना है। विश्व बैंक के अनुसार 1978 से लेकर हाल के वर्षों तक चीन की जीडीपी औसतन 9% की दर से बढ़ती रही है। इस कारण चीन में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। 40 साल में चीन की अर्थव्यवस्था 37 गुना बढ़ गई है। आज चीन की अर्थव्यवस्था $18 ट्रिलियन की है और भारत की करीब $3 ट्रिलियन की। भारत के अभी $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होने की बात चल रही है। भारत के मंत्री कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। आपने देखा कि चीन को $18 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में 40 साल लग गए, और इधर यानी भारत के एक मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनका एक बयान है कि 2047 में भारत $40 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मतलब कुछ भी, किसी बात की जवाबदेही तो है नहीं किसी की। हेडलाइन के लिए कुछ भी बोल दो। जीडीपी की दर हेडलाइन में देखकर कई लोगों को ठंडी हवा के झोंके का एहसास होने लग जाता है कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सब ठीक चल रहा है। अब बस अगर कुछ बाकी है तो महाराष्ट्र में औरंगजेब का हिसाब करना रह गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किसी को औरंगजेब की औलाद बोलने लगे। मोहम्मद थावेर की रिपोर्ट बताती है कि महाराष्ट्र में सोशल मीडिया पर धार्मिक पोस्ट और धार्मिक यात्राओं को लेकर सांप्रदायिक तनाव की हाल में कई घटनाएं हो चुकी हैं। मार्च महीने से लेकर अब तक 12 जगहों पर भीषण टकराव की घटना हो चुकी है।
इन सब के कारणों में कई जगहों पर एक नाम की चर्चा देखी जा रही है, औरंगजेब की। हालत यह हो गई है कि सोशल मीडिया पर किसी ने औरंगजेब की तारीफ कर दी तो बीड में बंद का ऐलान कर दिया गया। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसे औरंगजेब की औलाद कहा, समझने वाले समझ गए। एक्सप्रेस ने अपने संपादकीय में इस बात की कड़ी निंदा की है, आलोचना की है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर भारत की अर्थव्यवस्था इतनी शानदार तरक्की कर रही है, तब इसी की बात ज्यादा क्यों नहीं हो रही है? क्यों गोदी मीडिया के जरिए देश को कभी लव जिहाद तो कभी टीपू सुल्तान और कभी औरंगजेब की बहस में झोंका जा रहा है? अगर इस देश को औरंगजेब का एक्सपर्ट ही बनना है तो एक काम कीजिए, सारा काम छोड़ दीजिए। औरंगजेब पर जितनी भी किताबें छपी हैं, दस्तावेज हैं, उसे पढ़िए और भूल जाइए कि आपकी कमाई कम क्यों हो रही है, क्यों आपकी बचत सूखती जा रही है। इसमें हम आपकी थोड़ी मदद कर देते हैं। एक ट्विटर हैंडल है इंडियन मुस्लिम हिस्ट्री, इस पर औरंगजेब पर लिखी गई कई किताबों की जानकारी दी गई है। जैसे आप जादूनाथ सरकार की 5 खंडों की औरंगजेब की जीवनी द हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब पढ़ सकते हैं। यह किताब भाजपा की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। फिर आप पढ़ने से क्यों हिचक रहे हैं, पढ़ लीजिए। शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब भी पढ़ लीजिए जो जादूनाथ सरकार की है। और अगर संक्षिप्त में जानकारी चाहते हैं तो ऑड्री तुर्स्के की किताब औरंगजेब द मैन एंड द मिथ भी खरीद सकते हैं। संवाद प्रकाशन ने तो इसका हिंदी अनुवाद छाप दिया है, आसानी से इंटरनेट पर उपलब्ध है। इसके अलावा रिचर्ड ईटन की शानदार किताब इंडियाज इस्लामिक ट्रेडिशंस भी पढ़िए, जरूर पढ़िए। अगर पुराने दस्तावेजों को पढ़ना चाहते हैं तो साकी मुस्ताद खान की मासिरे आलमगीरी पर भी नजर डाल लीजिए। इसका अनुवाद सर जादूनाथ सरकार ने ही किया है। औरंगजेब की मौत के कुछ साल बाद लिखी गई थी यह किताब। यह भी